हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक से चैप्टर नंबर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में कई सारे रिच वैरायटी ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इन द मेटामॉर्फिक एंड इग्नस रॉक ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं ये कहाँ पे है एग्जैक्टली। ये देखिए, आप इंडिया का मैप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया जब भी आप सुनते हैं तो आपके मन में ये वाला रीजन आता होगा। ठीक है, ये आपका है पेनिनसुलर इंडिया। तो इस पेनिनसुलर इंडिया में इतना जो रीजन है ये वाला, तो यहाँ पे आपका पाया जाता है मेटामॉर्फिक रॉक, और ये जो रीजन है डेक्कन वाला रीजन, यहाँ पे आपका पाया जाएगा इग्नस रॉक। ठीक है, और ये जो नॉर्थ इंडिया का एलुवियल प्लेन है, यहाँ पे उतने ज़्यादा मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। इतना समझे। चलिए, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज मिनरल्स आर मेनली एसोसिएटेड विथ मेटामॉर्फिक एंड इग्नस रॉक ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। ये समझ में आ गया। और द वास्ट एलुवियल प्लेन ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया यहाँ पे डिवॉइड ऑफ मिनरल्स है जो इकोनॉमिक यूज़ के होते हैं। ठीक है, इतना समझे। तो ये हमने देख लिया कि इंडिया में मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ नहीं पाए जाते हैं। अब समझते हैं मिनरल होता क्या है। तो मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस है। सबसे पहला बात, ये एक नेचुरल सब्सटेंस है ऑफ ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक ओरिजिन। मतलब क्या, तो ये लिविंग थिंग से डिराइव हुए होंगे या फिर नॉन लिविंग थिंग से डिराइव हुए होंगे विथ डिफिनिट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। और इनका एक खास केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो कोई भी चीज़ जिसमें ये सब गुण हो उसको क्या बोलेंगे? मिनरल बोलेंगे। मिनरल के कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका हो गया आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो फॉसिल फ्यूल से हमारे, माइका, लाइमस्टोन, ये सब मिनरल्स के एग्जाम्पल है। समझे इतना? तो इसको आप तैयार कीजिएगा। आते हैं अगले मेन टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिनरल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है मेटेलिक और दूसरा है नॉन मेटेलिक। तो ये आप यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी देख पा रहे हैं। मिनरल्स को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक है मेटेलिक मिनरल और दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक होते हैं फेरस मिनरल और दूसरे होते हैं नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल वो होते हैं जिसमें नाम से पता चल रहा है, जिसमें क्या हो, आयरन हो। तो आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया। यहाँ पे दो एग्जांपल और लिख लीजिएगा अपने बुक में, एक है कोबाल्ट और दूसरा है निकल। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि आयरन को छोड़ के कोई और दो एग्जांपल दो जो कि फेरस मिनरल में आते हैं। तो आपको लिखना होगा कोबाल्ट, निकल, क्रोमाइट भी है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। फिर दूसरा कैटेगरी है नॉन फेरस, जिसमें आयरन नहीं पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए कॉपर, बॉक्साइट एट्सेट्रा। और हमारा जो दूसरा मेन कैटेगरी है जो कि है नॉन मेटेलिक मिनरल, तो इसमें आप क्या आते हैं, ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। ठीक है, एक होता है फ्यूल मिनरल जिसको एनर्जी मिनरल भी बोलते हैं। यहाँ पे मेनली हमका फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब आते हैं। और दूसरे हो गए अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जैसे कि माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो इस पूरे फ्लो चार्ट को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अभी हम लोग एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आपको जो भी बोले वो यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि मेटेलिक मिनरल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है फेरस और दूसरा है नॉन फेरस। फेरस क्या होता है कि ऑल दोज मिनरल्स विच हैव आयरन कंटेंट आर फेरस। फॉर एग्जांपल आयरन और ये खुद में ही एक फेरस मिनरल है। ठीक है, आयरन को छोड़ के और कौन सा दो एग्जांपल हम आपको याद करवाए? एक हो जाएगा मैंगनीज, एक हो जाएगा निकल, फिर कोबाल्ट, क्रोमाइट, ये सब। ठीक है, नॉन फेरस में आप क्या आते हैं जिसमें आयरन कंटेंट ना हो? कॉपर, बॉक्साइट एट्सेट्रा। फिर दूसरा हमारा मेन सब कैटेगरी था नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक था हमारा फ्यूल मिनरल और एक था अदर। तो इसको हम लोग ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक मतलब वो मिनरल्स लिविंग थिंग से डिराइव हुए होंगे। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर आइदर ऑर्गेनिक इन ऑरिजिन सच एज फॉसिल फ्यूल्स। तो जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिसको हम लोग मिनरल फ्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ये सब कहाँ से डिराइव हुए हैं? फ्रॉम बरीड एनिमल एंड प्लांट लाइफ। समझे इतना? और दूसरा टाइप का जो नॉन मेटेलिक मिनरल है वो क्या है? इनऑर्गेनिक है और ये नॉन लिविंग थिंग से डिराइव हुए होते हैं। ठीक है, इससे एग्जांपल है माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट एट्सेट्रा। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले मेन टॉपिक पे, जो कि है मिनरल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। वो मिनरल्स जो इंडिया में पाए जाते हैं उन सब मिनरल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखिए, तो यहाँ पे टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है these are unevenly distributed over space। unevenly distributed मतलब किसी स्पेस, मतलब किसी प्लेस में ज़्यादा पाया जाता है और किसी प्लेस में कम पाया जाता है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मिनरल्स का। दूसरा, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स।
क्वालिटी और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का मिनरल मिलेगा वहाँ पे कम क्वांटिटी होगा और वाइस वर्सा, ठीक है। जहाँ पे क्वालिटी कम होगा वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है मिनरल्स में। ये हो गया दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। और तीसरा है द थर्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम। एग्जॉस्टिबल मतलब वर्क के साथ साथ अगर हम इसे यूज़ करते चले जाएंगे तो ये एक वक्त आएगा जब खत्म हो जाएंगे। दिस टेक लॉन्ग टू डेवलप जियोलॉजिकली एंड दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ नीड। ऐसा नहीं है कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तब हम इसे बना लेंगे, इसको बनने में काफ़ी समय लगता है, इसीलिए ये सब क्या है, एग्जॉस्टिबल है, ठीक है। और यही एक रीज़न है कि इनको क्या करना पड़ेगा, कंजर्व भी करना पड़ेगा। खैर कंजर्वेशन के ऊपर थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल आप इस 3 कैरेक्टरिस्टिक को याद कर लीजिए मिनरल्स का। चलिए अब देखते हैं अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले तो हमने समझा कि मिनरल्स इंडिया के किस रीजन में पाया जाता है मेनली। उसके बाद हमने देखा मिनरल का डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। यहाँ पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनेगा कि क्लासीफाई मिनरल्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आपको ये से करके क्लासीफाई करना है और एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने सबका डेफिनेशन देखा और ये वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बोलेंगे एक्सप्लेन एनी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो आपको ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक लिखना होगा, समझे इतना। अब हम स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में मिनरल्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि मोस्ट ऑफ द मेटलिक मिनरल्स कहाँ पे लोकेटेड है, पेनिनसुलर प्लेटू रीजन पे लोकेटेड है, जहाँ पे इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाया जाता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन दिया गया है तो ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम एक एक मिनरल को डिटेल में पढ़ेंगे ही तो वहाँ पे लोकेशन देख लेंगे, ठीक है। तो इसको इग्नोर कीजिए, आगे बढ़ते हैं। जो काम का बात है ये रहा। मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज ऑकर टू द ईस्ट ऑफ द लाइन लिंकिंग बेंगलुरु एंड कानपुर, मतलब वो लाइन जो बेंगलुरु और कानपुर को जोड़ता है उसके ईस्ट की तरफ ज़्यादातर मेजर मिनरल्स लोकेटेड है। मैप में एक बार इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है इंडिया का मैप और यहाँ पे आपको दिख रहा है बेंगलुरु, ठीक है। और कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का कहीं बीचों बीच में है। तो ये बेंगलुरु और कानपुर को जो लाइन जोड़ता है ना, इस लाइन का ईस्टर्न साइड में, ये साइड में मोस्ट ऑफ द मिनरल्स लोकेटेड है, वो उस लाइन का मतलब है, ठीक है। और एक काम आपको यहाँ पे ये करना है मैप से रिलेटेड कि यहाँ पे जितने भी ये बाउंड्रीज मार्क किए हैं सब स्टेट का बाउंड्री है, आपको हर एक स्टेट का लोकेशन पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये है बिहार और ये है वेस्ट बंगाल, इसके नीचे झारखंड, इसके यहाँ पे यूपी, ठीक है, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ ये उड़ीसा, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश से कटा हुआ ये तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, ठीक है, और ये हो गया तमिलनाडु, केरला, और यहाँ पे कर्नाटका, महाराष्ट्र, बीच में है मध्य प्रदेश, ये है गुजरात और ये है राजस्थान, ठीक है, ये है वह हरियाणा और यहाँ पंजाब, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह है, ठीक है। तो इतना पता होना चाहिए आपको। तो अभी आप वीडियो को पॉज करके इन सब स्टेट्स का लोकेशन याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी चैप्टर में हम किसी भी स्टेट का नाम लेंगे तो आपके माइंड में ये मैप बनना चाहिए कि वो स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, साउथ में है कि नॉर्थ में है कि मिडल में है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि ज़्यादातर मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं। वो लाइन जो बेंगलुरु और कानपुर को लिंक करता है उस लाइन के ईस्टर्न साइड में, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ये लाइन आ सकता है। आते हैं सबसे मेन बात पे, वो है ये कि मिनरल्स आर जनरली कंसनट्रेटेड इन 3 ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया। इंडिया में मिनरल्स जो है वो 3 मेजर बेल्ट में पाए जाते हैं। वो तीनों बेल्ट कौन से हैं, ये रहे। पहला है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, दूसरा है इसका ऑपोजिट, नॉर्थ का ऑपोजिट जैसे कि हो गया साउथ, ईस्टर्न का वेस्टर्न और प्लेटू रीजन, ठीक है, और तीसरा है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों रीजन। चलिए देखते हैं कहाँ पे ये। जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन है, नाम से समझ में आ रहा है नॉर्थ ईस्टर्न, अगर आप अनुमान लगाएंगे तो मैप में आपको पता चलेगा कि दिस बेल्ट कवर्स छोटा नागपुर मतलब झारखंड वाला एरिया प्लस ओडिशा प्लेटू प्लस वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ये सब चिपके स्टेट्स है, ठीक है। तो आपको आपके दिमाग में ये मैप बनना चाहिए कि कहाँ पे ये सब लोकेटेड है। यहाँ पर मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्लांट लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ओर और जो आपका कोल ओर है ये पाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा लोकेटेड है। इट हैज़ वेराइटी ऑफ मिनरल्स जैसे कि आयरन ओर, कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, ये सब यहाँ पे पाया जाता है। तो ये किस किस स्टेट्स को कवर करता है, कौन से मेजर मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ये 2 बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। मूव करते हैं दूसरे बेल्ट पे जो कि है साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन। दिस बेल्ट एक्सटेंड्स ओवर कर्नाटका, गोवा, कंटीजस, तमिलनाडु, अपलैंड्स एंड केरला। तो इसके अंदर आपके आते हैं कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु और केरला, ये सब आते हैं।
और यहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो दिस बेल्ट इज रिच इन फेरस मेटल्स एंड बॉक्साइट। इट ऑल्सो कंटेन्स हाई ग्रेड आयरन ओर, मैंगनीज एंड लाइमस्टोन, ये सब मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। दिस बेल्ट लैक्स इन कोल डिपॉजिट्स, इस बेल्ट में कोल नहीं पाया जाता है सिवाय एक को छोड़ के, और वो एक कौन सा है, नई वैली, ये तमिलनाडु में है, यहाँ पे लिग्नाइट कोल पाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है। चलिए तो इसका भी एक बार मैप में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये सब है, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु और केरला। ये देखिए ये है हमारा साउथ वेस्टर्न पार्ट, तो यहाँ पे ये रहा कर्नाटका और यहाँ पे छोटा सा गोवा होगा, ये रहा, और जो केरला है और यहाँ का तमिलनाडु, ठीक है, ये सब यहाँ पे है। आगे मूव करते हैं तीसरे बेल्ट पे, जो कि है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे मेनली 2 स्टेट्स आता है, एक है राजस्थान का अरावली वाला एरिया और दूसरा है गुजरात, ठीक है। मैप में देख लेते हैं, राजस्थान और गुजरात दोनों चिपके हुए हैं, ये रहा। ये रीजन जो है जो रेड से शेड किया हुआ है, ये है तीसरा बेल्ट, समझे, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है वो हमने देख लिया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कॉपर, जिंक हैव बीन मेजर मिनरल्स, यहाँ पे कॉपर, जिंक ये दोनों मेजर मिनरल्स है, मतलब ज़्यादा पाया जाता है। राजस्थान में स्पेशली बात किया जाए तो यहाँ पे बिल्डिंग स्टोन्स जैसे कि सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, गिप्सम, फुलर्स अर्थ डिपॉजिट्स आर ऑल्सो एक्सटेंसिव, ये सब जो बिल्डिंग स्टोन्स है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर डोलोमाइट और लाइमस्टोन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, समझे, ये सब भी यहाँ पे पाया जाता है। और जहाँ तक बात करें गुजरात का, तो गुजरात में क्या पाया जाता है, गुजरात इज़ नोन फॉर इट्स पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, ठीक है, यहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट पाया जाता है। और दोनों ही गुजरात और राजस्थान दोनों ही रिच सोर्सेस ऑफ सॉल्ट है, यहाँ पे नमक भी पाया जाता है। और आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यहीं से स्टार्ट किया था, नमक आंदोलन, ठीक है। तो ये तीनों ही रीजन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। कैसा क्वेश्चन बनेगा देखिए, इस बार के सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लासीफाई मिनरल्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मिनरल्स को क्लासीफाई करना है तो आप इजीली कर देंगे। एंड गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स ऑफ ईच ग्रुप, दोनों ही ग्रुप्स के मिनरल्स का एग्जाम्पल देना है, समझ गए इतना। फिर इसी में ऐड किया गया है कि मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ द 3 मिनरल्स बेल्ट्स ऑफ इंडिया, जो तीनों ही मिनरल बेल्ट है उन सब का 2 फीचर बताना है। तो पहला फीचर में आप लिखेंगे स्टेट्स का नाम जहाँ पे ये पाया जाता है, और दूसरे फीचर में आप लिखेंगे कि यहाँ पे कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है। सिमिलरली इसका भी स्टेट्स का नाम और मिनरल्स का नाम, यहाँ पे भी स्टेट्स का नाम और दूसरे पॉइंट में मिनरल्स का नाम, ये 2 फीचर सबका तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और बेल्ट का बताया गया है जो कि है हिमालयन बेल्ट। यहाँ पे कॉपर, लीड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन ये सब पाया जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको सिर्फ यहाँ से याद रखना है कि इसमें आसाम वैली आता है जिसमें क्या पाया जाता है, मिनरल ऑयल डिपॉजिट से, ठीक है। आसाम का डिगबॉय आपको याद होगा जहाँ पे पेट्रोल पाया जाता है। इसके अलावा तेल कहाँ पे पाया जाता है, जो मुंबई के आसपास जो ऑफशोर एरिया है, ऑफशोर मतलब जो समुद्र में एरिया है, वो एरिया में भी ऑयल रिसोर्सेज पाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग जब पेट्रोलियम पढ़ेंगे तब देख लेंगे। चलिए अब एक करके सब मिनरल को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं फेरस मिनरल से। फेरस मिनरल में आपको पता है कौन कौन से आते हैं, जिसमें आयरन हो, जैसे कि आयरन और खुद हो गया, एक मैंगनीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, कोबाल्ट, निकल, ये सब इसमें आते हैं। तो आयरन से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आयरन ओर लिखा हुआ है, ओर मतलब ऐसा रॉक जिससे मेटल निकलेगा, ठीक है। लोहा जो होता है वो सीधा सीधा खोदने से लोहा नहीं निकल जाएगा, पहले ओर निकलता है, फिर उसको प्रोसेस कर करके उसमें से लोहा निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए आयरन ओर से स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा आयरन ओर कहाँ पे पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, ये पहला बात। दूसरा, इंडिया में 2 टाइप्स ऑफ ओर पाया जाता है, आयरन ओर। पहला है हेमेटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि नेम 2 टाइप्स ऑफ आयरन ओर फाउंड इन इंडिया, तो आपको लिखना होगा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। और इंडिया में जो आयरन पाया जाता है उसका इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। क्यों? क्योंकि ये सुपीरियर क्वालिटी का होता है। द आयरन ओर माइंस ऑकर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कोल फील्ड्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन ऑफ द कंट्री विच एड्स टू देयर एडवांटेज। अब इससे आपको कुछ याद आया होगा, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, ये तीनों मिनरल बेल्ट में से एक बेल्ट है, पहला वाला बेल्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो आयरन ओर माइंस है वो यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये हमने देख लिया कि इंडिया में जो आयरन ओर है उसका क्या क्या फीचर्स है। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ कहाँ पे आयरन पाया जाता है इंडिया में। तो देखिए 95% ऑफ द टोटल रिजर्व्स ऑफ आयरन इज लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु।
जैसे जैसे हम स्टेट्स का नाम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके माइंड में ये मैप बनना चाहिए कि ये सब स्टेट्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है मैप में, ठीक है। तो इन सब स्टेट्स में मेजॉरिटी ऑफ आयरन पाया जाता है। बात करते हैं ओडिशा में कहाँ पाया जाता है, तो ओडिशा में सुंदरगढ़, मयूरभंज और झाड़, ये 3 रीजन है जहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है। इसके अलावा झारखंड में कहाँ पाया जाता है, तो नावमुंडी एंड गुआ, ये 2 ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे, झारखंड में ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो दुर्ग, दंतेवाड़ा और बैलाडीला, ये एरिया में भी पाया जाता है आयरन ओर। कर्नाटका का जो बलारी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे भी आयरन ओर पाया जाता है। फिर जो महाराष्ट्र का रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी आयरन ओर पाया जाता है। तो जितना जितना हम लाइन की है उतना ही आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे मैप पॉइंटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैप पॉइंटिंग के लिए आपको सिर्फ जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, आपको आयरन ओर में से सिर्फ मयूरभंज इसका लोकेशन याद रखना है, मैप में कहाँ पे है ये याद रखना है, और साथ साथ बैलाडीला ये वाला याद रखना है, और रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में है इसका लोकेशन याद रखना है, और तीसरा है बलारी, ये रहा कर्नाटका में, इसका याद रखना है। तो चलिए मैप में देख लेते हैं। सिलेबस में आपको ये 4 ही लिखा हुआ है, तो इस चारों में से ही क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए जो यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया गया है वो सब प्लेस आपको याद रखना है फॉर आयरन ओर। यहाँ पे देखिए मयूरभंज का लोकेशन ये रहा, फिर बैलाडीला का ये रहा, रत्नागिरी ये रहा महाराष्ट्र में, बलारी ये रहा कर्नाटका में, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, और साथ में ये एक्स्ट्रा भी याद कर लीजिएगा, ये दुर्ग वाला, ये भी आयरन ओर यहाँ पे पाया जाता है, समझे। तो ऐसे करके आप बुक में मार्क कीजिएगा, कोई हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। इतना आपको तैयार करना है मैप पॉइंटिंग के लिए। चलिए अब आगे मूव करते हैं। आयरन इसी के साथ ख़त्म हो गया, कुछ फीचर्स और कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, इसके छोड़कर और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से। मूव करते हैं दूसरे मिनरल्स पे जो कि है मैंगनीज। तो मैंगनीज का यूज़ क्या है या फिर मैंगनीज का इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला इंपॉर्टेंस ये है कि मैंगनीज इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन ओर को पिघलाने में या फिर गलाने में मैंगनीज का यूज़ किया जाता है। एक और मिनरल है जिसको स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर में यूज़ किया जाता है, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। दूसरा यूज़ है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो एलॉयज़। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 या फिर उससे ज़्यादा मेटल्स, ठीक है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर को एलॉय बोलते हैं। तो जब फेरो एलॉयज़ बनता है तो उसमें मैंगनीज का यूज़ किया जाता है। ये हो गया दूसरा यूज़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैंगनीज, तो आपको ये 2 पॉइंट तैयार करके रखना है। अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। तो ओडिशा जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ मैंगनीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लीजिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि मैंगनीज का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो आपको लिखना होगा ओडिशा। इसके साथ साथ ओडिशा में कौन से मेजर एरियाज़ हैं, तो ये हो गया केंदुझाड़, फिर सुंदरगढ़, ठीक है, ये सब है। सुंदरगढ़ यहाँ पे भी था आयरन में भी। और देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है कर्नाटका का ये सब एरिया, चिकमगलुरु, फिर शिवमोगा, फिर चित्रदुर्ग, ये सब है कर्नाटका का एरिया। महाराष्ट्र का वही हमारा हो गया नागपुर, बांद्रा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। रत्नागिरी में आयरन भी पाया जाता है। द डिसएडवांटेज टू दीज माइंस इज डैट दे आर लोकेटेड फार फ्रॉम स्टील प्लांट्स। तो ये जो मैंगनीज के माइंस है इनका डिसएडवांटेज ये है कि ये लोग स्टील प्लांट से दूर है। जो मैंगनीज है इसका यूज़ किया जाता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, तो स्टील प्लांट के लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है। इसके साथ साथ और ये सब भी स्टेट से तेलंगाना, गोवा, झारखंड, यहाँ पे भी ये लोग माइनर प्रोड्यूसर है मैंगनीज के। तो देख लेते हैं मैप पॉइंटिंग के लिए आपको क्या क्या याद रखना है। फिलहाल आप आंसर लिखने के लिए जितना अंडरलाइन किए हैं उतना आप याद कर लीजिएगा। कर्नाटका का ये सब एरिया, महाराष्ट्र का ये सब एरिया, नागपुर, बांद्रा, रत्नागिरी, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ये सब काफ़ी होगा। चलिए अब यहाँ से जो येलो से हाईलाइट किया हुआ है वो आपको मैप पॉइंटिंग के लिए तैयार करना है। यही सब आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं सुंदरगढ़ का एरिया, ये याद करना है आपको। बालाघाट मध्य प्रदेश का, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे शिवमोगा कर्नाटका का, ठीक है। तो ये 3 लोकेशन आपको याद रखना है फॉर मैंगनीज ओर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी के साथ मैंगनीज खत्म हो गया, तो हमने फेरस मिनरल में आयरन और मैंगनीज को ख़त्म किया। अब आते हैं हम लोग नॉन फेरस मिनरल में। तो इंडिया में नॉन फेरस मिनरल उतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है ये एक ओर है विच इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट का यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम के मैन्युफैक्चरिंग में, ये खास बात यहाँ पे पता होना चाहिए। देखते हैं अब ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। तो ओडिशा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का,
इसके पहले हमने देखा था मैंगनीज का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, ओडिशा ही था। बॉक्साइट का भी लीडिंग प्रोड्यूसर ओडिशा है। ओडिशा में कालाहांडी, संबलपुर ये सब लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसके अलावा बोलांगीर और कोरापुट ये दोनों भी अच्छे खासे प्रोडक्शन कर देते हैं बॉक्साइट का, ठीक है। फिर बात करें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये सभी अदर मेजर प्रोड्यूसर्स है। फिर गुजरात में जो 2 इलाके हैं भावनगर और जामनगर ये दोनों भी मेजर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं यहाँ पर भी बॉक्साइट का, ठीक है। और फिर मध्य प्रदेश का बालाघाट आपको याद होगा, यहाँ पे जो कटनी जबलपुर एरिया है यहाँ पे भी बॉक्साइट अच्छे खासे अमाउंट में पाया जाता है। तो इतना सब चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। मैप पॉइंटिंग के लिए बात करें तो मैप पॉइंटिंग में आपको यहाँ पे 3 नाम याद करना है, एक है कटनी, दूसरा है बिलासपुर और तीसरा है कोरापुट। चलिए देख लेते हैं मैप में, ये रहा। तो यहाँ पे जो रेड से मार्क किया हुआ है कटनी, ये रहा बिलासपुर और ये रहा कोरापुट, ये तीनों एरिया आपको याद रखना है बॉक्साइट माइंस के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बॉक्साइट इसी के साथ खत्म हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉपर। कॉपर इज एन इंडिस्पेंसिबल मेटल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड जनरेटर्स। तो कॉपर आपको पता ही है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इससे वायर्स बनते हैं, मोटर्स, ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स बनते हैं। दूसरा यूज़ है इट इज़ एलोएबल, मेलिएबल एंड डक्टाइल। एलोएबल मतलब इसे एलॉयज बना सकते हैं, मेलिएबल मतलब इसको पीट के आप चादर जैसा पतला कर सकते हैं, और डक्टाइल मतलब इसको खींच के आप तार इतना लंबा कर सकते हैं, ठीक है। और इसका तीसरा यूज़ है कि इट इज़ ऑल्सो मिक्सड विद गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वेलरी। तो गोल्ड के साथ मिक्स किया जाता है ताकि ज्वेलरी को स्ट्रेंथ मिल पाए। तो ये 3 यूज़ कॉपर का आपको ध्यान रखना है। बात किया जाए कहाँ पर ये पाया जाता है, तो ये झारखंड का जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पाया जाता है। फिर ये मध्य प्रदेश का बालाघाट, ये तो आपको याद हो चुका होगा अब तक, ये इतना बार आ चुका है बालाघाट, यहाँ पे मध्य प्रदेश में, यहाँ पे भी कॉपर पाया जाता है। तो ये 2 लोकेशन आपको याद रखना है। बाकी माइनर प्रोड्यूसर्स कॉपर का हो गया आपका ये, यहाँ पे जो नाम दिया गया ये सब, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है, आप सिर्फ मेजर प्रोड्यूसर का नाम याद करके रखिएगा, ठीक है। झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान ये भी मेजर प्रोड्यूसर है कॉपर का। चलिए तो इसी के साथ नॉन फेरस मिनरल्स भी खत्म हो जाते हैं। नॉन फेरस में हमने सिर्फ 2 पढ़ा, बॉक्साइट और जो यहाँ पे है कॉपर। फेरस में भी हमने 2 ही पढ़ा था, एक था आयरन और दूसरा था मैंगनीज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉपर के लिए कौन सा लोकेशन इंपॉर्टेंट है मैप पॉइंटिंग के लिए। तो आपके सिलेबस में 3 प्लेसेस का नाम दिया गया है। सबसे पहला है हजारीबाग, दूसरा है सिंहभूम और तीसरा है खेतरी। तो ये रहा जो येलो से हाईलाइट किया हुआ है वो सब प्लेसेस है, ये हो गया खेतरी और हजारीबाग और सिंहभूम। लेकिन साथ साथ आप ये बालाघाट और उदयपुर भी तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे कॉपर माइंस लोकेटेड है, ठीक है। तो ये 5 प्लेसेस का नाम आपको याद रखना है। तो इससे पहले कि हम नॉन मेटलिक मिनरल्स स्टार्ट करें, आपके लिए सजेशन होगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और जितना भी हम लोग चारों मिनरल्स पढ़े हैं उस चारों का लोकेशन अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है, उसको याद कर लीजिए, उसके बाद ही आगे देखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स। इसमें माइका जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। माइका क्या है, माइका का यूज़ क्या होता है, इट इज़ मेनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इट कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन शीट्स विच आर टफ एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, इसको पतले पतले शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी मजबूत होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ठीक है। तो माइका का ये 2 यूज़ याद रखिएगा। पाया कहाँ पे जाता है, तो झारखंड, आंध्र प्रदेश से चिपका हुआ तेलंगाना और उधर वेस्टर्न साइड में राजस्थान, ये सब में पाया जाता है। अब देखिए झारखंड में पाया जाता है, लेकिन झारखंड में कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में जो हजारीबाग प्लेटू है यहाँ पे हाई क्वालिटी का माइका पाया जाता है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में जो है बेस्ट क्वालिटी का माइका पाया जाता है, और राजस्थान में जो भिलवाड़ा और उदयपुर वाला एरिया है यहाँ पे भी माइका पाया जाता है। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। जो हम यहाँ पे रेड से अंडरलाइन करते हैं वो स्टेट्स का नाम होता है, और जो ब्लू से अंडरलाइन है वो स्टेट्स के अंदर जो स्पेसिफिक लोकेशन है उसका नाम होता है वो, ठीक है। तो माइका से जुड़ा हुआ इतना सारा बात आपको याद रखना है, जितना अंडरलाइन किया उतना ही तैयार कीजिएगा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज, जिनको हम लोग फ्यूल मिनरल भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स, ये सब जो है वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरे हमारे जो एनर्जी के सोर्सेज है जिसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, इसके अंदर सोलर पावर, विंड पावर, बायोगैस, ये सब वगैरह आते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोल से।
Coal is one of the important minerals which is mainly used in the generation of thermal power and smelting of iron ore. तो कोल का यहाँ पे दो यूज़ किया गया है, बताया गया है। पहला है जनरेशन ऑफ थर्मल पावर और दूसरा है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। आपको इससे कुछ याद आ रहा होगा स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर से। एक और मिनरल है जिसको इसमें यूज़ किया जाता है, कौन सा बताइए? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था मैंगनीज, ठीक है। तो देखिए कोल जो है वो पाया जाता है दो टाइप के रॉक में, एक है गोंडवाना का जमाने वाला रॉक और दूसरा है टर्सरी वाला रॉक, ठीक है। तो मतलब गोंडवाना वाला जो कोल है वो लगभग 250 से 500 मिलियन ईयर्स बैक फॉर्म हुआ था, ठीक है। और जो टर्सरी कोल है वो कब फॉर्म हुआ था? लगभग 15 से 60 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोंडवाना कोल। अबाउट 80% ऑफ द कोल डिपोजिट्स इन इंडिया इज ऑफ बिटुमिनस टाइप एंड इज ऑफ नॉन कुकिंग ग्रेड। कोल कितने टाइप्स के होते हैं आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा? तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लिग्नाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस और तीसरा होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है वो हाईएस्ट क्वालिटी का होता है, हार्ड कोल, और लिग्नाइट जो होता है वो लो क्वालिटी का ब्राउन कोल होता है, और बिटुमिनस इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। बिटुमिनस कोल जो होता है इसका यूज़ किया जाता है मेटलर्जिकल पर्पस के लिए और स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में, ठीक है। मतलब मेटल्स को पिघलाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है। कैलोरीफिक वैल्यू हाई मतलब जला के ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं इससे, ठीक है। बस इतना याद रखिए आप यहाँ से। तो इंडिया में जितने भी कोल पाए जाते हैं उसमें 80% जो है वो बिटुमिनस टाइप का कोल पाया जाता है और नॉन कुकिंग ग्रेड का होता है, मतलब इससे हम लोग कोक नहीं बना सकते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, ठीक है। तो गोंडवाना कोल जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? दामोदर वैली में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि नेम द रिवर वैली वेयर गोंडवाना कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड। तो कौन सा रिवर वैली है? दामोदर वैली, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है? दे लाई इन झारखंड बंगाल कोल बेल्ट। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कोल फील्ड्स हो गए रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरीद, कानपुर, करणपुरा, ठीक है। तो ये इस बेल्ट में मतलब झारखंड बंगाल कोल बेल्ट में ये सब इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स है। सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। झरिया जो है इज़ द लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉलोड बाई रानीगंज, ठीक है। ये लाइन भी आप याद रखिएगा। अब बात करें मैप पॉइंटिंग में यहाँ पे कौन सा नाम आपको याद रखना है? तो यहाँ पे आपको टोटल 4 नाम याद रखना है मैप पॉइंटिंग के लिए। देखिए यहाँ से जो रेड से हाईलाइट किया गया है वो है, ये आप देख पा रहे हैं दामोदर वैली में जो बोकारो है, झरिया है और रानीगंज, ये तीनों का नाम आपको याद रखना है लोकेशन के साथ में। और यहाँ पे जो साउथ में है एक नई वैली, ठीक है, ये जो तमिलनाडु में है, यहाँ पे भी कोल फील्ड्स पाया जाता है। तो ये नई वैली का नाम आपको याद होगा क्योंकि हम लोग जब मिनरल बेल्ट पढ़ रहे थे, इंडिया में 3 मेजर मिनरल बेल्ट तो था, उसमें जो सेकंड वाला था उसमें ये एक एक्सेप्शन के रूप में आया हुआ था। तो वही यहाँ पे दिया गया कि यहाँ पे नई वैली एक ऐसा जगह है जहाँ पे साउथ में जहाँ पे कोल फील्ड्स पाया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि जो गोंडवाना कोल है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। अब बात करते हैं टर्सरी कोल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। टर्सरी कोल को हम लोग ब्राउन कोल भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए टर्सरी कोल ऑकर्स इन आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड। इन सब एरियाज़ में टर्सरी कोल पाया जाता है। ब्राउन कोल या फिर लिग्नाइट जिसको टर्सरी कोल बोलते हैं ऑकर इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा प्लेस था? बोलिए, नई वैली, ठीक है। और पुडुचेरी, गुजरात, जम्मू कश्मीर ये सब में पाया जाता है। तो इतना बात आपको कोल से याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। मूव करते हैं दूसरे मिनरल पे जो कि है पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स, ठीक है। तो मतलब कच्चा जो तेल निकलता है उसमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स होता है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए कंपाउंड होते हैं और ये लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों में होते हैं, ठीक है। तो ये उतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम का यूज़ क्या है? ये एक इसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल इंटरनल कंबशन इंजिन्स इन ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज एंड एयरक्राफ्ट। इन सब में यूज़ होता है, आपको पता ही है। और इसके कई सारे बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में। वो बाई प्रोडक्ट्स क्या है? फर्टिलाइज़र है, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन्स, वैसलीन, लुब्रिकेंट्स, वैक्स, सोप एंड कॉस्मेटिक्स, ये सब पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ये 2 यूज़ आप याद कर लीजिएगा। पेट्रोलियम को गोल्ड, लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है इसका इतना सारा यूज़ के लिए, ठीक है। चलिए, क्रूड पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है? ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है ऑफ द टर्शरी पीरियड। टर्शरी पीरियड याद है आपको? 15 से 60 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वॉज सेटअप इन 1956, ठीक है। ये सेटअप किया गया था। इससे पहले डिगबॉय इन आसाम वॉज द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन बट द सिनेरियो चेंज्ड आफ्टर 1956।
1956 में जब ऑयल एंड नेचुरल गैस का मिशन सेटअप किया गया, तब ये कमीशन ने नए नए प्लेसेस खोजे जहाँ पे ऑयल पाया जाता है और वहाँ से तेल निकाला गया। 1956 से पहले सिर्फ डिगबॉय का जो आसाम में जो डिगबॉय है वहीं से सिर्फ तेल निकलता था। ठीक है, हमारे कंट्री में तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड और एक्सट्रीम ईस्टर्न साइड में पाया जाता है हमारे कंट्री का। आपको पता है हमारे कंट्री के एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड में क्या है, गुजरात है, और ईस्टर्न साइड में आसाम है। तो आसाम में डिगबॉय जो हो गया, फिर नहरकाटिया, मोरान, ये सब इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है। और बात करें अगर वेस्टर्न साइड का, तो वहाँ पे गुजरात है हमारा, और गुजरात का अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, ये सब गुजरात के प्लेसेस है। साथ ही साथ हमारा जो महाराष्ट्र है उसमें मुंबई हाई जो है, जो 60 किलोमीटर ऑफ मुंबई, मतलब ये जो समुद्र में है ये इलाका, ठीक है, यहाँ पे भी तेल पाया जाता है। ये डिस्कवर किया गया था 1973 में, और यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया 1976 में। समझे इतना। वेल से जो ऑयल निकलता है उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, और इसमें कई सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं। इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, रिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए रिफाइनरी बनाया जाता है। तो रिफाइनरी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है फील्ड बेस्ड, मतलब जहाँ पे ऑयल निकल रहा है वहीं पे रिफाइनरी बना दिया जाए, और दूसरा होता है मार्केट बेस्ड, मतलब जहाँ पे ऑयल बिकने वाला है वहाँ पे रिफाइनरी बना दिया जाए। ठीक है, तो डिगबॉय क्या है, एग्जांपल है फील्ड बेस्ड रिफाइनरी का। मतलब डिगबॉय एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे फील्ड बेस्ड रिफाइनरी है, यहाँ पे तेल भी निकलता है, यहाँ पे रिफाइनरी भी बनाया गया है। और जो ब्राउनी है ये एग्जांपल है मार्केट बेस्ड रिफाइनरी का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों बात, ठीक है, डिगबॉय और ब्राउनी, याद रखिएगा इसको। अब ये ऑयल रिफाइनरी के ऊपर मैप पॉइंटिंग में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में सिर्फ 3 लिखा हुआ है, मथुरा, जामनगर और बरौनी, लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे यहाँ से। और ये देखिए, सबसे पहला तो हमारा असम का ये डिगबॉय हो गया, ये याद कर लेना है आपको। गुजरात का ये हो गया जामनगर, ठीक है, और ये मुंबई तो आपको याद रखना है, यहाँ पे तेल मिलता है। और देखिए ये बरौनी हो गया बिहार का, फिर यहाँ पे मथुरा, पानीपत और बठिंडा, और यहाँ पे बेंगलुरु, ये सब इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरी के प्लेसेस है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इतना। अब स्टार्ट करते हैं नेचुरल गैस। द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड was set up in 1984 as a public sector undertaking to transport and market natural gas। ठीक है, मतलब ये एक बॉडी है, बनाया गया था 1984 में। इसका 2 काम है, नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना और उसको मार्केट में जाकर बेचना। ठीक है, ये दोनों काम ये करती है। नेचुरल गैस पाया कहाँ जाता है, तो ये यूजुअली पेट्रोलियम जहाँ से निकलता है वहीं से नेचुरल गैस भी मिल जाता है, लेकिन इसका एक्सक्लूसिव रिजर्व जो है वो हमारे कंट्री का ईस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट में, ईस्टर्न साइड में कौन से स्टेट्स है, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे एक्सक्लूसिव रिजर्व पाया जाता है नेचुरल गैस का। ठीक है, मतलब सिर्फ नेचुरल गैस पाया जाता है यहाँ पे। और त्रिपुरा हो गया राजस्थान, और ऑफशोर वेल्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। ऑफशोर मतलब जो समुद्र में हो, ठीक है, तो गुजरात और महाराष्ट्र का वहाँ पे जो समुद्र है वहाँ पे भी क्या पाया जाता है, नेचुरल गैस पाया जाता है। तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ से। अब आते हैं हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे। नॉन कन्वेंशनल के अंदर कौन से आते हैं आपके, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो, जियोथर्मल एंड बायोमास, ये सब आते हैं। ये सब सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज है, और ये सब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी है, बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है, ये मोर इक्विटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब लगभग ये हर प्लेस में इक्वल अमाउंट में अवेलेबल है। और ये सब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मतलब इको फ्रेंडली, और साथ साथ चीपर एनर्जी भी है। सब काफ़ी सस्ते होते हैं अगर इसका इनिशियल कॉस्ट को हम लोग बेयर कर ले तो। स्टार्टिंग में आपको खर्चा लगेगा, लेकिन बाद में एनर्जी निकालना इन सब से काफ़ी सस्ता पड़ता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज। तो देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी निकालने के लिए मेनली 2 ही मिनरल का यूज़ किया जाता है, और वो है यूरेनियम और दूसरा है थोरियम। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन सा वो 2 मिनरल्स है जहाँ से न्यूक्लियर पावर जनरेट किया जाता है। तो ये यूरेनियम और थोरियम का नाम याद रखिएगा। ठीक है, बात करें हमारे कंट्री में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो यूरेनियम ओर्स आर नोन टू ऑकर इन सेवरल लोकेशंस अलोंग द सिंहभूम कॉपर बेल्ट। आपको पता है सिंहभूम जो एरिया है वहाँ पे कॉपर पाया जाता था, तो यहाँ पे यूरेनियम भी पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन उदयपुर, अलवर एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये हो गया यूरेनियम का प्लेसेस। इसके अलावा बात करें थोरियम का, तो थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट एंड एल्मेनाइट इन द बीच सैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। तो मोनाजाइट और एल्मेनाइट ये दोनों खुद में ही मिनरल है, और इसमें क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है केरला और तमिलनाडु के कोस्ट में। समझे। वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट जो है वो पाया जाता है
पलाक्कड़ एंड कोलाम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज इस्टेब्लिश इन 1948। प्रोग्रेस कुड बी मेड ओनली आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रॉम्बे इन 1954, विच वॉज रीनेम्ड एज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 1967। तो बोला जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्लोर करने के लिए और उसको यूटिलाइज करने के लिए एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया था 1948, लेकिन ये उतना अच्छे से काम नहीं कर पाया। उसके बाद क्या बनाया गया, एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रॉम्बे बनाया गया 1954 में, और इसी को आगे चल के 1967 में रीनेम कर दिया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे। ठीक है, काम का बात यह है कि द इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स आर तारापुर महाराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट है। और भी यहाँ पे दिया गया है, उसमें से तारापुर सबसे मेन है। तारापुर सबसे मेन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एट विच प्लेस वाज द फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन स्टार्टेड। तो पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तारापुर में। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज खत्म होता है। मेन यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है उतना आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आप सोलर एनर्जी। सन रेज को टैप करने के लिए फोटोवोल्टाइक सेल्स का यूज़ किया जाता है। ये सन लाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसी एनर्जी को बोलते हैं सोलर एनर्जी। अब सन रेज को कैप्चर करने के लिए दो प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। पहला है फोटोवोल्टाइक्स का यूज़ करना और दूसरा है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। फोटोवोल्टाइक्स में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है, ये डायरेक्टली सन रेज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होता है कि मिरर्स का यूज़ किया जाता है। कई सारे मिरर्स होंगे यहाँ पे, और इन सब मिरर का इस तरीके से पोजीशन किया जाता है कि सन का रेज यहाँ पे पड़े तो रिफ्लेक्ट होने का बाद ये सब एक पॉइंट पे फोकस करे। ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी हो जाएगा, तो इस एनर्जी को यूज़ करके एक टरबाइन रोटेट किया जाएगा। टरबाइन रोटेट होगा, उसके बाद जनरेटर का हेल्प से जो है इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो बात याद रखिएगा कि टू इफेक्टिव प्रोसेस है जो सोलर एनर्जी को टैप करता है। पहला है फोटोवोल्टाइक्स जिसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है, और दूसरा है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांटेजेस भी है। वो एडवांटेज क्या है, इट इज़ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। ठीक है, कम खर्च लगता है इसमें, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है ये, और ये इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, और हमारे कंट्री का जो वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पे गुजरात और राजस्थान है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी को यूज़ करने का। तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड इतना बात आप सिर्फ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं, जो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो है एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री है और इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसमें विंड का काइनेटिक एनर्जी यूज़ किया जाता है और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात करें कितने टाइप के विंड्स को यूज़ किया जाता है यहाँ पे, तो कई सारे परमानेंट विंड सिस्टम है, जैसे कि ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, सीजनल विंड लाइक मॉनसून, ये सब का यूज़ किया जाता है एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। इसके अलावा जो लोकल विंड होते हैं जैसे कि लैंड और सी ब्रीज, ये सब का भी यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विंड का टाइप्स बताया गया है। इंडिया में कहाँ कहाँ पर विंड एनर्जी यूज़ किया जाता है, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे तो सोलर एनर्जी भी यूज़ किया जाता था। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे विंड एनर्जी को टैप किया जा सके। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं टाइडल एंड वेव एनर्जी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें होता क्या है कि हम लोग ओशन करंट का जो वेव होता है ना, उस वेव का एनर्जी का यूज़ करते हैं। लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू ऑकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इसका भी पोटेंशियल कहाँ पे है, वेस्टर्न साइड में है, जहाँ पे हम लोग इसका एनर्जी को टैप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया है इसको। ठीक है, इतना ही बात है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे मूव करते हैं जियो थर्मल एनर्जी पे। व्हेन द मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ कम्स आउट ऑन द सरफेस, ट्रेमेंडस हीट इज़ रिलीज्ड। ठीक है, आपको पता है अर्थ के अंदर क्या है, मैग्मा है। जब ये सरफेस पे आता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो इस हीट एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस द हॉट वाटर दैट गसेस आउट थ्रू द गीजर वेल्स इज ऑल्सो यूज इन द जनरेशन ऑफ थर्मल एनर्जी। एक इसके अलावा जो होता है एक गीजर वेल होता है। आप इस वीडियो को देखिए थोड़ा देर के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा जी बहुत गर्म जो पानी है वो वहाँ से निकल रहा है, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होता है। उसको यूज़ करके हम लोग थर्मल एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, और इसी को पॉपुलरली क्या बोला जाता है, जियो थर्मल एनर्जी। जियो मतलब अर्थ, अर्थ का हीट एनर्जी। ठीक है, इंडिया में जियो थर्मल एनर्जी कहाँ पे उतना यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है मणिकरण, एक प्लेस का नाम है इन हिमाचल प्रदेश। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है,
और आते हैं लास्ट टाइप का एनर्जी पे, जो कि है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो डिराइव होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से, जैसे कि एग्रीकल्चरल रेसिड्यू हो गया, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट, इन सब से जो एनर्जी डिराइव होता है इसको बोलते हैं बायो एनर्जी। इसका एडवांटेज क्या है, इससे वेस्ट को प्रोसेस किया जा सकता है, मतलब वेस्ट भी मिनिमाइज होगा और एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये दो एडवांटेज है इसका। दिस विल इम्प्रूव इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज, रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्हांस सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन फ्यूल। तो ये सब कुछ एडवांटेज बताया गया है बायो एनर्जी का। एडवांटेज ये है कि रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनका इकोनॉमिक लाइफ इंप्रूव हो जाएगा अगर ये लोग बायो एनर्जी का यूज़ करते हैं, तो पॉल्यूशन तो कम होगा ही, साथ साथ सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बनेंगे, और जो फ्यूल वुड है, जो लकड़ी पे प्रेशर है उस पर कम हो जाएगा। ठीक है, जंगल भी कम काटना पड़ेगा जब इस एनर्जी को यूज़ करके खाना बनाने लगेंगे। तो वन सच प्रोजेक्ट कन्वर्टिंग म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी इज ओखला इन दिल्ली। तो यहाँ पे इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा बात है। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत हाई चांसेस है, वो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। यहाँ इस टॉपिक में हमें दो चीज़ समझना है, एक तो वाई और एक तो हाउ। ठीक है, मतलब मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है और कैसे कर सकते हैं कंजर्व। तो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ रीज़न बताया गया है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिसोर्स यूज रिजल्ट इनटू जनरेटिंग इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट एज वेल एज क्रिएट अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो जैसे हम लोग रिसोर्स यूज़ करते आए हैं उससे दो डिसएडवांटेज है। पहला तो बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम लोग रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो दो रीज़न से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मिनरल्स को कंजर्व करना। पहला, तो जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं उससे वेस्ट जनरेट होता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें मिनरल्स को कंजर्व करना होगा। एक और रीज़न आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि मिनरल्स जो है वो एग्जॉस्टिबल है। ठीक है, जब हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो उसको इमीडिएटली रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे। इस रीज़न से भी मिनरल्स रिसोर्सेज को कंजर्व करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तीन रीज़न हमने देखा। अब बात करते हैं कि कैसे कंजर्व करेंगे मिनरल रिसोर्सेज को। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तरीका बताया गया है। सबसे पहला है अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज जो है, जैसे कि सोलर पावर, विंड एनर्जी, वेव, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। तो इन सबको डेवलप करना होगा और जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनको रिप्लेस करना होगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, इन केस ऑफ मेटलिक मिनरल्स यूज़ ऑफ स्क्रैप मेटल्स विल इनेबल रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। अगर हम जो मेटल्स फेंक दिए हैं, स्क्रैप मेटल्स को अगर हम यूज़ करें तो इससे मेटल्स का रिसाइकलिंग होगा। और यूज़ ऑफ स्क्रैप इज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन मेटल्स लाइक कॉपर, लेड एंड जिंक इन विच इंडियाज रिजर्व आर मियर्स। तो इंडिया में इन सब मेटल्स का जो स्टॉक है वो कम है। कॉपर, लीड, जिंक, ये सब हम लोग दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं। तो अगर हम इन सब का स्क्रैप मेटल को अगर हम यूज़ करें, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है यूज़ ऑफ सब्सटीट्यूट्स फॉर स्कार्स मेटल्स में ऑल्सो रिड्यूस देयर कंजम्पशन। जहाँ पे मेटल्स का ज़रूरत है वहाँ पे उसका सब्सटीट्यूट, प्लास्टिक से बना हुआ कोई चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होगा मिनरल्स को कंजर्व करने का। और लास्ट तरीका है कि एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्कार्स मिनरल्स मस्ट बी रिड्यूस्ड सो दैट द एग्जिस्टिंग रिजर्व में बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो ऐसे मिनरल जो स्कार्स है, जो काफ़ी कम अमाउंट में, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, अपने कंट्री में मंगाते हैं, उनका एक्सपोर्ट कम करना होगा ताकि जो भी इसका रिजर्व वर्ल्ड में बचा हुआ है वो रिजर्व लंबे समय तक चल पाए। तो ये 4 तरीका है जिससे हम लोग मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मेजर ऑयल फील्ड्स आर फाउंड। तो ऑयल फील्ड का बात करें तो ये 2 ही जगह पाया जाता है, एक कंट्री के वेस्टर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में। वेस्टर्न साइड में है गुजरात, ईस्टर्न साइड में है आसाम। तो ऑप्शन में हमें यहाँ पे आसाम दिख रहा है, गुजरात है नहीं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन स्टार्टेड। तो पहला एटॉमिक पावर स्टेशन हम आपको बताए थे, ये कहाँ पे, तारापुर में है। ठीक है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नोन एज ब्राउन डायमंड। तो ब्राउन डायमंड किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे लिग्नाइट जो है यही ब्राउन कलर का, इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये रिन्यूएबल है, थर्मल पावर जो है ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, तो बस यही है ये चैप्टर। और वीडियो एंड करने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, ये देखिए, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है।
बस एंड करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।